गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा हिस्ट्री का और चैप्टर नेम है द वैदिक एज। तो इस चैप्टर में हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, हम क्या सीखेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे। हम इसमें जानेंगे सोर्सेज ऑफ वैदिक एज के बारे में कि वैदिक एज कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन से वेद हमारे जो भी जितने भी प्रीस्ट हैं, जितने भी महर्षि हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कौन कौन से वेद लिखे हैं। ठीक है, वैदिक टाइम में जब वैदिक एज थी तो उस समय लोगों की लाइफ कैसी थी, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस करते थे और ये आर्यन लोग किस तरह से भारत में आए। ठीक है, जो आर्य लोग थे वो भारत में कहाँ से आए, क्यों आए, कौन कौन से सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसे कैसे चेंज हुई, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो जब हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था उसके बाद वैदिक एज स्टार्ट हुई थी। ओके, तो वैदिक एज जब स्टार्ट हो गई थी और उससे पहले क्या हुआ था, डिक्लाइन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उस पीरियड को कहा गया था द वैदिक एज। तो उस वैदिक एज के बारे में जानने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उस वैदिक एज में बहुत सारे वेद लिखे, जिसके बारे में हमें उन वैदिक सोर्सेज से हमें पता चलता है। बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज थे, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, एपिक्स लिखी। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या जानते हैं, अपने आज इस वैदिक एज के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे फेमस एपिक हैं रामायण, महाभारत। ठीक है, और ये जो हमारी सोसाइटी है कैसे डिवाइड हुई 4 वर्ग में, समझ में आया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कैसे डिवाइड हुआ। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज एक ऐसा लिटरेरी सोर्सेज में हमें उनके वैदिक एज के बारे में मोर नॉलेज रिसीव होती है कि उस वैदिक एज में कौन कौन से एपिक्स, जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने कौन कौन से एपिक्स लिखे। तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज में जो आता है वो है हमारा द वेद। अब वेद क्या होते हैं, आप सभी को पता होगा, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा, तो और अच्छे से डिस्कस करते हैं आज हम। तो ये जो वेद शब्द है, ये जो वेद टर्म है, ये कहाँ से आई, ये विद शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग क्या है, नॉलेज, यानी नॉलेज को गेन करना, विजडम, बुद्धि। तो द नॉलेज ऑफ द आर्यंस इज कंपाइल्ड इन द वेदास। तो जो आर्यन लोग थे, आर्यन लोगों की जितनी भी नॉलेज, उनकी विजडम के बारे में वेदास में लिखा गया है। ओके, द वेद रिटन अबाउट 3500 years ago and it is one of the earliest literary sources that are available to us। ये सबसे पुराना लिटरेरी सोर्सेज है और लगभग 3500 साल पहले इसको राइट किया गया है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस। आर्यंस के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में जानने का ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज है। ओके, तो वेद क्या है, वेद आर द मोस्ट स्केर्ड बुक ऑफ द आर्यंस। इट इज़ बिलीव दैट द ऋषि कौन होते थे, जो ग्रंथ लिखते थे, जिन्होंने वेद लिखे, हु रोट द वेद रिसीव दिस नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी ऋषि मुनि थे जिन्होंने इन वेदों को लिखा, उन्होंने इस वेदों को लिखने के लिए जितने भी नॉलेज गेन की थी वो सीधे उन्होंने डायरेक्ट भगवान से प्राप्त की थी। ओके, तो चलिए अब कैसे उन्होंने गेन किया। तो इन्होंने 4 तरह के वेद लिखे हमारे ऋषि मुनियों ने। कौन कौन से, देर आर 4 वेद। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड फोर्थ अथर्ववेद। अब फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है हमारा। ओके, और इस वेद में कितनी हाइम्स हैं, 1028। इसमें 1028 हाइम्स हैं। इसके बाद हाइम्स होते हैं इसमें जो भजन बताए गए हैं, जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं भजन की। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफ वेरियस सेजेस एंड पोइट्स। इसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स हैं
बाय वेरियस सेज, बहुत सारे कवियों के द्वारा लिखी हुई प्रेयर्स का एक कलेक्शन है। इसमें बहुत सारी इसमें प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। सम ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और कुछ हाइम्स ऋग्वेद में डायलॉग के रूप में लिखी गई हैं। ओके, जैसे हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र यू नो वेरी वेल। ओके, अब गायत्री मंत्र देखिए हमारा है तो ये 2 लाइन्स का एक डायलॉग जैसा है, लेकिन इसमें इस ये जो हमारा गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद का है मंत्र है और बहुत पॉपुलर मंत्र है। इस वेद में भगवान से बहुत सारे वेद में प्रेयर की गई है। ओके, अब सेकंड है हमारा सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद में इट कंटेन्स ट्यून्स फॉर द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद की कुछ ऐसी प्रेयर्स के बारे में लिखा गया है जिन्हें गाया जा सके। ठीक है, ऋग्वेद की कुछ ऐसी प्रार्थनाओं को ही इसमें फिक्स किया गया है जिन्हें एक ट्यून वे में गाया जा सके, जिसका सिंगिंग किया जा सके। थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? इट कंटेन्स हाइम्स एंड रिचुअल्स टू बी फॉलोड बाय रिसाइटिंग 10। तो यजुर्वेद में भजन, प्रथाएं, इन सब के बारे में बताया गया है। ओके, अथर्ववेद। अथर्ववेद में गीत, मंत्र और कुछ जादू टोना के बारे में बातें की गई है। समझ में आया? जितने भी बुराइयों से बचने के लिए इसमें कुछ जादू टोना, कुछ गीत, कुछ मंत्र बताए गए हैं इसमें। ओके, तो अब सेकंड लिटरेरी सोर्सेज है हमारा एपिक्स। एपिक्स कौन कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत। अब रामायण एंड महाभारत के बारे में आप लोग बहुत फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये दोनों ग्रेट एपिक्स हैं। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? ऋषि वाल्मीकि के द्वारा। रामायण वाज कंपोज्ड बाय ऋषि वाल्मीकि और उन्होंने संस्कृत में लिखा था ये। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड गोस्वामी तुलसीदास ने फिर जब इन्होंने लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने जब इन्होंने संस्कृत में इस एपिक को राइट डाउन किया, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने इसे रामचरितमानस के रूप में हिंदी में लिखा था। ओके, अब जैसा सेकंड है हमारा महाभारत। महाभारत क्या है? महाभारत कंपाइल्ड बाय वेद व्यास। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। ओके, इसमें लगभग कम से कम 1,00,000 श्लोक बताए गए हैं। ओके, सेकंड सोर्सेज है हमारा ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को कौन होते हैं? ब्राह्मण्स कौन होते हैं? दीज आर इन फैक्ट कमेंट्रीज ऑन वैदिक हायम्स। ये तो वो ब्राह्मण्स कौन होते हैं जिन्होंने वैदिक हायम्स को लिखा है, कंपाइल किया है। ठीक है, ब्राह्मण लोगों ने, पुरोहित लोगों ने। आर्यंस कौन होते थे? दे वर फॉर द यूज ऑफ हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट। ये लोग कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे आर्यंस। ओके, थर्ड है हमारा उपनिषद। व्हाट इज उपनिषद? दीज कंटेन्स द इंडियन फिलोसफी। उपनिषद का मतलब होता है, हिंदी में मीनिंग होता है अपने जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके समीप बैठना। ओके, और जो इसमें शिष्य होता है वो अपने टीचर से, अपने गुरु से कर्म के बारे में, माया मुक्ति के बारे में, ठीक है, नॉलेज गेन करता है। तो इसमें इंडियन फिलोसफी के बारे में लिखा गया है उपनिषद में। समझ में आया? उपनिषद का मीनिंग क्या है? सिटिंग नियर द टीचर। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए थे, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये क्या काम करते थे पहले, और हमारे इंडिया में ये क्यों आए और कैसे आकर बसे। तो जो हमारे आर्यंस हैं, ये आर्यंस कहाँ से आए थे? इस सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। और वो जो एरिया था वो कैस्पियन सी से घिरा हुआ था। कैस्पियन सी हमारा साउदर्न रशिया में है, साउदर्न रशिया की तरफ है। ठीक है, तो ये आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो पूरा कैस्पियन सी से क्या था? अराउंड था, सराउंडेड था। ओके, देवर जो हमारे ये आर्यंस थे, ये पहले हार्डर्स थे, कैटल्स को हार्डिंग करते थे। ठीक है, नोमैडिक लाइफ स्पेंड किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फूड की सर्चिंग में, वाटर की सर्चिंग में। ठीक है, ये अपना हैबिटेशन चेंज करते रहते थे। तो
Due to scarcity of food and fodder in their homeland, groups of Aryans were forced to leave their homelands in search of greener pasture for their animals. तो जब वहाँ पर जब ये नोमैडिक लाइफ स्पेंड किया करते थे, तो जहाँ पर ये रहते थे कुछ टाइम के लिए, फिर से इन्होंने अपनी जगह चेंज करी, तो वहाँ पर कभी कभी इनको फूड की कमी हो जाती थी। इनको एकदम जिसे कहते हैं प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता था, ना ही वाटर मिल पाता था, और ना ही इनके एनिमल्स को जो ये टेम्प्ट किया करते थे। तो ये उनको अपने एनिमल्स को पास्चर करने के लिए, ओके, उनको उनके फूड को मैनेज करने के लिए वो लोग क्या करते थे, घूमा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो इन्होंने वहाँ से अपना घर छोड़ दिया था, ओके। तो जो हमारे आर्यंस थे, आर्यंस के जो ग्रुप थे, छोटे छोटे ग्रुप बन गए, और कुछ ग्रुप्स क्या थे, उन्होंने मूव फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, कहाँ की तरफ, वेस्टवर्ड टूवर्ड्स यूरोपियन, वाइल द अदर्स माइग्रेटेड टूवर्ड्स इंडिया। कुछ जो आर्यंस थे, कुछ आर्यंस वेस्टर्न की तरफ चले गए, वेस्टवर्ड की तरफ, और कुछ आर्यंस इंडियन की तरफ आ गए थे, इंडिया की तरफ, ओके। समझ में आया? तो द ग्रुप्स ऑफ आर्यन हु सेटल्ड इन इंडिया, तो जो आर्यंस का ग्रुप इंडिया आकर रहने लगा था उसको इंडो आर्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो आर्यन। समझ में आया? तो जब आर्यंस इंडिया आकर रहने लगे तो उन्होंने अपना किंगडम फैलाने के लिए, अपने रूल बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है। इन्होंने अपने शासन को इतना ज़्यादा फैलाने की कोशिश की थी कि इन्होंने 2 फेजेस में अपना रूल, जो इनका किंगडम था, उसको एक्सपेंड किया था। जैसे फर्स्ट है द अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जब इंडो आर्यंस स्टार्टिंग में ही इंडिया आए थे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ा था? फाइट करनी पड़ी थी। पहले तो हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार जो आर्यंस जब ये कहाँ आए थे, हमारे इंडिया में आए थे, क्रॉस द नॉर्थ वेस्ट पासेस इन द हिमालयाज एंड सेटल डाउन इन द सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers which include the area of modern Punjab, Sindh and eastern part of the present day अफगानिस्तान। तो इसमें ये बताया गया है कि ऋग्वेद के अनुसार जो आर्यंस के बारे में लिखा गया है, उन्होंने ये लिखा है कि जो आर्यंस थे, जब उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को पास करके हिमालय में आकर वो डाउन हो गए, वो हिमालय में आकर वो रहने लगे थे, ठीक है, एंड सेटल डाउन इन द सप्त सिंधु, फिर वो सप्त सिंधु में सेटल डाउन हो गए थे, एंड द लैंड ऑफ 7 रिवर, जिसे 7 नदियों की भूमि कहा जाता है, जिसमें पंजाब, सिंध, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान, ये स्टार्टिंग में पहले इन जगह पर इन्होंने क्या किया था? मूव किया था, ओके। और जब ये हमारे इंडिया में आए, इन द बिगनिंग दे हैड टू फाइट अगेंस्ट द लोकल इनहेबिटेशन नोन एज दस्यूज। इन्होंने सबसे पहले दस्यूज से फाइट की थी। दस्यूज कौन होते थे? जो हु चेक देयर एडवांस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो एक जगह पर ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहते थे, और ये इन्होंने इनसे फाइट क्यों की? क्योंकि ये अपने हैबिटेशन के लिए, ताकि दस्यू की जगह जहाँ ये लोग रहते थे, ये उन्हें दस्यू को हटाकर वहाँ पर अपना ये हैबिटेशन फिक्स कर ले, ठीक है। तो इन्होंने दस्यूज को हरा दिया जब इन्होंने इनके साथ वार किया, और इन्होंने ये फिर आर्यंस इन्हें क्या कहने लगे थे? स्लेव्स। ये इनके गुलाम बन गए थे दस्यूज, और उन्हें दास कहा जाने लगा फिर, ओके। दिस वाज द पीरियड, जिस समय इंडो आर्यंस इंडिया आए थे, जिस समय आर्यंस इंडिया आए थे, उसी समय ऋग्वेद की रचना की गई थी, है ना। इसीलिए ऋग्वेद में इन सब के बारे में लिखा गया है। समझ में आया? सेकेंड है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर दे मूव्ड ईस्ट एंड नॉर्थ एंड सेटल इन द गैंगेटिक वैली। जब इंडो आर्यंस कुछ टाइम बाद ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया उन्होंने, और वो गैंगेटिक वैली में रहने लगे, कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, जो नॉर्थर्न इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट को कवर किए हुए हैं। दे सेटल डाउन हियर, वहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया, वहाँ पे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर ली, ठीक है। बहुत सारे फॉरेस्ट पे इन्होंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे इन्होंने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी, एनिमल्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस पीरियड में जो हमारे अदर जितने भी वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब की रचना की गई थी, ओके। महाभारत, रामायण, ये भी हमारे इसी पीरियड में राइट डाउन हुए थे। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द एपिक एज, इसलिए इसको एपिक एज कहा जाता है,
ओके। और जितने भी इवेंट्स थे वो हमारे रामायण महाभारत में भी मेंशन किए गए हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के बारे में। आर्यंस कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो द लैंग्वेज स्पोकन बाय आर्यंस इज बिलीव टू बी द रूट ऑफ लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन, ग्रीक, संस्कृत, जर्मन, ठीक है, ये सब ये लैंग्वेज जानते थे। दैट्स वाई वी फाइंड सेवरल कॉमन वर्ड्स बिटवीन दीज लैंग्वेज। तो उन्होंने फिर जब ये इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते थे तो फिर इन्होंने कुछ कॉमन वर्ड्स फाइंड किए थे, ठीक है, इन सब लैंग्वेजेस में। समझ में आया? देखिए, वर्ड है मदर एंड फादर, लैटिन में मैटर कहते हैं, ग्रीक में मीटर कहते हैं, संस्कृत में मात्र, जर्मन में मटर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स थे जिन्होंने ये देखने को मिले थे। ओके। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की। वैदिक एज को सोसाइटी में वैदिक एज में बहुत सारी सोसाइटीज़ थी जिन्हें डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। हर एक का चीफ बनाया गया था, हर एक का एक किंग बनाया गया था। छोटे छोटे प्रजातियों में, छोटे छोटे कुल में इनको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। आर्यंस जब इंडिया आए थे तो उनके जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी उनके छोटे छोटे ट्राइब्स थी, उन सबका एक हेड बना दिया गया। समझ में आया? तो उनकी जो सोशल लाइफ थी वो कैसी थी, इसको डिस्कस करते हैं। द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस ट्राइब्स एंड जन्स। तो जो आर्यन लोग थे जो इंडिया आए थे उनको डिवाइड कर दिया गया था ट्राइब्स में एंड जन में, ठीक है, जिन्हें ट्राइब कहा जाता है या फिर जन कहा जाता है। और हर ट्राइब का ये जो ट्राइब होती थी, इनकी जो एक प्रजाति होती थी, हर ट्राइब जो थी वो बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, ओके। और हर ट्राइब का एक चीफ होता था, एक किंग बनाया गया था जो उनकी बहादुरी देखकर उनको अपॉइंट करते थे। जो भी किंग अपॉइंट किया जाता था वो उसकी बहादुरी देखकर किया जाता था, ठीक है, कि ये इन आर्यंस के ग्रुप का ये किंग है। तो जितनी भी ट्राइब्स थी उनका एक एक किंग बना दिया गया, ओके। और उस किंग के लिए भी उस किंग के लिए भी एक सेनानी नाम का जो कमांडर इन चीफ होता था, जो चीफ का एक कमांडर होता था, उसको अपॉइंट किया गया था, और एक पुरोहित को, ओके। ये 3 इसमें पोस्ट हैं। कौन कौन सी? एक तो किंग जो क्या होते थे, जो ट्राइब का चीफ होता था, ठीक है, एंड द किंग वाज असिस्टेड बाय सेनानी जो एक द कमांडर इन चीफ होता था, एंड द पुरोहित होते थे, ओके। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि जब ये तीनों इनको अपॉइंट कर लिया गया था तो इनकी जब इनकी कुछ असेंबलीज होती थी, इनका कुछ डिस्कशन होता था किसी बात पर। इन्हें अगर कोई समस्या हो जाती है किसी ट्राइब को, तो उनका सॉल्यूशन हम कैसे करें, तो इनके लिए कुछ असेंबलीज बनाई गई, कुछ मीटिंग्स अरेंज की गई, ठीक है। 2 टाइप्स की असेंबलीज बनाई गई कि यहाँ पर जितने भी कॉमन इश्यूज होंगे लोगों के, यहाँ पर जितनी भी एडवाइस दी जाएंगी राजा के द्वारा, वो यहाँ इस असेंबली में दी जाएंगी। तो वो 2 टाइप्स की असेंबली होती थी, सभा एंड समिति। अभी सभा एंड समिति क्या हैं? जो सभा होती थी, द सभा वाज द असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड द इम्पोर्टेंट पीपल्स। सभा में एल्डर्स एंड इम्पोर्टेंट पीपल्स की असेंबली हुआ करती थी, जो बड़े लोग हुआ करते थे। एंड समिति में एक जनरल असेंबली हुआ करती थी। इसमें इट हैड मेंबर्स फ्रॉम एवरी फैमिली ऑफ द जन। इसमें जन के हर एक फैमिली का कोई भी मेंबर आकर अपना यहाँ पर जस्टिस मांग सकता है, यहाँ उसको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ कर वो सॉल्व करा सकता है, ओके। इन द कोर्स ऑफ टाइम द किंग्स बिकेम मोर पावरफुल एंड द सभा समिति लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। और इस टाइम में जो किंग्स थे, कौन थे किंग्स? जो ट्राइब्स का हेड होता था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले गए थे, ओके। और ये सभा समिति जो थी इनकी इम्पोर्टेंस कम होती चली गई थी, क्योंकि जो राजा थे वो फिर अपनी चलाने लगे थे, ओके। अब हम बात करते हैं जो इनकी सोशल लाइफ थी। जब इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, हर ग्रुप का एक हेड सेलेक्ट कर दिया गया और उनके डिस्कशन कॉमन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सभा भी बना दी गई थी। तो फिर अब जो फैमिलीज़ होती थी भाई, ट्राइब्स क्या हैं? बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक ट्राइब कहलाती थी। अब उन ट्राइब में जितनी भी फैमिलीज़ होती थी उनके बारे में बताया गया है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी
वाज द कुल। जो समाज की उस समय सबसे छोटी इकाई कहलाती थी, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो कुल कहलाती थी, कुल। ओके, परिवार। समझ में आया? द फैमिलीज वर पार्ट्रिशल, और हर फैमिली का एक हेड होता था जिसे गृहपति कहा जाता था। क्या कहते थे? गृहपति। द डिसीजन ऑफ द गृहपति वर बाइंडिंग, और गृहपति जो भी डिसीजन लेता था उसको पूरी फैमिली को मानना पड़ता था। जैसे हमारे घर में हमारे बड़े लोग, हमारे फादर जो मुखिया होते हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं हमारे अच्छे के लिए लेते हैं, वो पूरा घर उनको मानता है। अपने पापा के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। ऐसे ही हर परिवार का एक हेड होता था जिसे गृहपति कहा जाता था। ओके, और ऐसा कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड में जो वुमेन्स थी उनको बहुत रेस्पेक्ट दी जाती थी। उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल थी। वुमेन्स को हर चीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए उनको आगे बढ़ाया जाता था। जितनी भी रिलीजन फंक्शंस होते थे सब में उनको पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। वुमेन्स उस समय एजुकेटेड होती थी, उनको पढ़ने का मौका दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा, ये सब कोई भी इस तरह का कोई भी रिचुअल नहीं था। ठीक है, और जो उस समय जो विडो होती थी, जो विधवा औरतें होती थी, उनको दोबारा रीमैरिज करने का मौका दिया जाता था। ओके, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में तो बहुत अच्छी सिचुएशन थी वुमेन्स की, लेकिन धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो वुमेन्स की सिचुएशन इन्फीरियर होती चली गई। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता चला गया, उनका स्टेटस डाउन होता चला गया। ओके, तो ये है आपका आज इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी लाइफ के बारे में, ऑक्यूपेशंस के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, आश्रम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वॉच दिस वीडियो केयरफुल्ली। ये चैप्टर बेटा आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ये मैप दिया हुआ है आपका इस पेज में, ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, कि ये जो इंडिया है, इंडिया का ये जो रेड, ये यहाँ पे जो कैप्सियन सी है, यहाँ पे ये ना, ये कैप्सियन सी से अराउंड है, और सेंट्रल एशिया से ये बाहर, ये देखिए मैप देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। ओके, किस तरह से कैप्सियन सी अराउंड था, और ये जो पार्ट है, ये वाला है ना, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट था। ओके, तो ये मैप को भी आप केयरफुली देखिए। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।